नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र गंजीत ट्यूटोरियल की इस ऑनलाइन ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग पुनः आगामी जो हमारे छत्तीसगढ़ में प्रयोगशाला परिचारक का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसको ध्यान में रखते हुए साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। आप सभी को पता होगा जो प्रयोगशाला परिचारक का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें साइंस से 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसी को ध्यान में रखते हुए मैं इस क्लास को बना रहा हूँ। साथ ही साथ आप लोग को बताना चाहूँगा कि मैंने और बहुत सारे साइंस के MCQ आप लोग को कराए हैं, तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो बिल्कुल जाके देखिएगा, आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। आप लोग को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। साथ ही साथ मैंने प्रयोगशाला परिचारक के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए मॉडल प्रश्न पत्र भी आप लोग को प्रोवाइड किए हैं, तो अगर आपने उस वीडियो को भी नहीं देखा है तो जाके देखिएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अगर आप उसको देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा किस प्रकार से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। पूरा सिलेबस को ध्यान में रखते हुए इसको बनाया गया है। करीब 11 मॉडल प्रश्न पत्र मैंने आप लोग को प्रोवाइड किए हैं, यूट्यूब में मिल जाएगा। चलो तो आज की इस क्लास का शुभारंभ करते हैं। आज हम लोग करीब 80 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा लंबा क्लास होने वाला है, तो आपको एंड तक मेरे साथ बने रहना है। निश्चित ही बहुत ही हेल्पफुल है आपके लिए ये क्लास। चलो पहला प्रश्न है, एक परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है पहला द्रव्यमान संख्या, दूसरा आवोगाड्रो संख्या, तीसरा गॉस संख्या या चौथा परमाणु क्रमांक। एक बार पुनः पढ़ रहा हूँ कि एक परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को किस रूप में जाना जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा द्रव्यमान संख्या। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान संख्या। तो द्रव्यमान संख्या इज इक्वल टू क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या धन न्यूट्रॉनों की संख्या। याद रखना है द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या का फार्मूला क्या होता है? द्रव्यमान संख्या इज इक्वल टू क्या होता है आपका? प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान संख्या। ठीक है जी। और याद रखना है, अगर कल के डेट में आपसे क्वेश्चन पूछता है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, तो इलेक्ट्रॉन की खोज किया था सर जे थॉमसन ने। ठीक है, सर जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज किया गया था। अगर आपसे पूछेगा प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा किया गया था, तो आपको बताना है गोल्डस्टीन। ठीक है जी, गोल्डस्टीन के द्वारा प्रोटॉन की खोज किया गया था। अगर आपसे पूछेगा न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा किया गया था, तो न्यूट्रॉन की खोज किया गया था चैडविक के द्वारा। किसके द्वारा? चैडविक के द्वारा। सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, द्रव्यमान संख्या का फार्मूला क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या धन न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? तो आपका जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये आपका परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं, जबकि जो इलेक्ट्रॉन होता है नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। इसको भी आपको ध्यान रखना है। चलो इसका सही आंसर हमारा द्रव्यमान संख्या हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता के रूप में जाना जाता है? ए बी ओ या ए? आपको बताना है कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता के रूप में जाना जाता है। मतलब कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप वाले लोग होते हैं जो सबको ब्लड दे सकते हैं। ऑप्शन है ए बी ओ या ए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे तो आपका थर्ड ऑप्शन ओ है ना, लेकिन एक्चुअल में आपको ध्यान रखना है ओ निगेटिव। ठीक है, जो ओ निगेटिव ब्लड ग्रुप वाले होते हैं वो क्या होते हैं? सार्वभौमिक दाता होते हैं। क्या होते हैं? सार्वभौमिक दाता। जो ओ निगेटिव वाले जो ब्लड ग्रुप वाले होते हैं वो सार्वभौमिक दाता होते हैं। इंग्लिश से बोलूँ तो आपका यूनिवर्सल डोनर होते हैं। क्या होते हैं? यूनिवर्सल डोनर। क्यों? क्योंकि याद रखना है जो आपका ओ निगेटिव ब्लड ग्रुप वाले लोगों में क्या होता है? एंटीजन नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता? एंटीजन नहीं पाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक ग्राही होता है, अगर आपसे पूछेगा कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक ग्राही, कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक ग्राही होता है? ग्राही मतलब एक्सेप्टर, यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन सा ब्लड ग्रुप होता है? तो आपको ध्यान रखना है ए बी पॉजिटिव। मतलब जो ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले होते हैं वो सबसे ब्लड को ले सकता है, और जो ओ निगेटिव ब्लड ग्रुप वाले होते हैं ना वो सबको ब्लड दे सकता है। तो यूनिवर्सल डोनर की बात आएगा तो ओ निगेटिव लगाना है, और यूनिवर्सल एक्सेप्टर की बात आएगा तो ए बी पॉजिटिव। ए बी पॉजिटिव में ध्यान रखना ए बी पॉजिटिव वाले ब्लड ग्रुप सार्वभौमिक ग्राही होते हैं, मतलब ये सबसे ब्लड को ले सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता? एंटीबॉडी। इसमें एंटीबॉडी एब्सेंट होता है, अर्थात एंटीबॉडी नहीं पाया जाता। याद रखना है। ठीक है, तो ओ निगेटिव यूनिवर्सल डोनर है, अर्थात जो सबको ब्लड दे सकता है। क्यों? क्योंकि इनके शरीर में एंटीजन नहीं पाया जाता। और जो ए बी पॉजिटिव वाले होते हैं ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, अर्थात ये सबसे ब्लड ले सकता है। क्यों? क्योंकि इसके शरीर में आपका एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है।
ठीक है। फिलहाल ऑप्शन में ओ दिया है तो हमने ओ लिया है, लेकिन यहीं पास अगर ओ निगेटिव रहता तो ओ निगेटिव को हमको पहले प्राथमिकता देना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यूनिवर्सल डोनर बोलेगा तो ओ निगेटिव, यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोलेगा तो ए बी पॉजिटिव, अर्थात सार्वभौमिक दाता ओ निगेटिव और सार्वभौमिक ग्राही ए बी पॉजिटिव, अर्थात सबको ब्लड कौन दे सकता है, ओ निगेटिव वाला, और सबसे ले कौन सकता है, ए बी पॉजिटिव वाला। और ब्लड के बारे में पता होगा, ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है ना। आप सभी को पता होगा ब्लड में 3 सेल पाए जाते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। और ब्लड का रंग कैसा होता है, लाल होता है, और लाल किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन प्रोटीन के कारण होता है। और हीमोग्लोबिन प्रोटीन लाल किस कारण होता है, आयरन के कारण होता है। इन सभी बातों को आपको याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। वायवीय श्वसन क्या है, आणविक ऑक्सीजन के बिना श्वसन, त्वचा के माध्यम से श्वसन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन, या गलफड़ों के माध्यम से श्वसन। आपको बताना है वायवीय श्वसन क्या है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन। ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन को क्या कहा जाता है जी, आपका वायवीय श्वसन कहा जाता है। और याद रखना जो वायवीय श्वसन होता है ना, ये कहाँ होता है, आपका कोशिका के कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। वायवीय श्वसन कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और इसी माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है, याद रखना है जी, वायवीय श्वसन कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। देखो जो भी हम लोग श्वसन के रूप में जो हम लोग ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं, श्वसन के रूप में जो ऑक्सीजन हम लोग ग्रहण करते हैं, तो वो जो ऑक्सीजन है वो कहाँ जाता है, वो कोशिका में चला जाता है। कोशिका में जाता है, फिर कोशिका के अंदर कोशिकांग पाए जाते हैं, और उसी कोशिकांग का एक नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो हम लोग ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं वो कहाँ जाता है, कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, उस ऑक्सीजन का उपयोग करके ऊर्जा का निर्माण करता है। फिर उसी ऊर्जा को गोल्जी बॉडी के द्वारा पूरे बॉडी में फैलाया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है। सभी बातों को आपको याद रखना है। ठीक है, तो वायवीय श्वसन क्या है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन। चलो आगे बढ़ते हैं। और वायवीय श्वसन कहाँ होता है, कोशिका के कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया में, अर्थात कोशिका के अंदर पाए जाने वाले कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया में वायवीय श्वसन होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया जो हम लोग ग्रहण करते हैं ऑक्सीजन, उसको लेकर ऊर्जा का निर्माण करता है, और उसी ऊर्जा को गोल्जी बॉडी के द्वारा हमारे शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा निर्माण के लिए एक साइकिल चलता है जिसको क्रेब्स साइकिल के नाम से जाना जाता है। चलो, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया अघुलनशील लवण पैदा करती है, अपचयन, अवक्षेपण, ऑक्सीकरण या उदासीनीकरण। बताना है कौन सी अभिक्रिया अघुलनशील लवण पैदा करती है। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा अवक्षेपण। क्या हो जाएगा जी, अवक्षेपण। अवक्षेपण एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है जो जलीय घोल में होती है, और जब दो आयन एक साथ अवक्षेप बनाते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला कि अवक्षेपण एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है जो जलीय जल में होती है, जब दो आयन एक साथ क्या बनाते हैं, अवक्षेप बनाते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जी, आपका अवक्षेपण हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को एक दूसरे से लगातार जोड़ा जाता है तो उन्हें इनमें जुड़ा कहा जाता है, सीधे, श्रृंखला में, या समानांतर में, या रेखा में। बताना है जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को एक दूसरे से लगातार जोड़ा जाता है तब उसे क्या कहते हैं, श्रृंखला, समानांतर, रेखा या सीधा। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा श्रृंखला। ठीक है, दूसरी ओर जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध एक ही बिंदुओं के बीच जुड़े होते हैं ना, तो उसे समांतर में जोड़ा जाता है। जबकि दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को एक दूसरे से लगातार किस क्रम में जोड़ते हैं, श्रृंखला में या श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, और आपका मैंने बताया कि जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध एक ही बिंदु के बीच जुड़े होंगे तब उन्हें समांतर क्रम में जोड़ते हैं। किस में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में। जबकि आपका दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को एक दूसरे से लगातार जोड़ते हैं तब उसको श्रेणी क्रम बोला जाता है। ठीक है, इसका सही आंसर हमारा श्रृंखला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दो सतहों की अनियमितताओं से क्या होता है जो स्थैतिक घर्षण का कारण बनता है, फिसलन, इंटरलॉकिंग, वैनिशिंग या रोलिंग। बताना है दो सतहों की अनियमितताओं से क्या होता है जब स्थैतिक घर्षण का कारण बनता है। इसका सही आंसर हो जाएगा इंटरलॉकिंग। ठीक है, जब दो सतहों में इंटरलॉकिंग होता है तभी क्या होता है, स्थैतिक घर्षण का वो कारण बनता है। ये आपको ध्यान रखना है, क्या होता है आपका, इंटरलॉकिंग होता है। आगे बढ़ते हैं। जब लिटमस को बोरेक्स के एक विलयन में मिलाया जाता है तब यह क्या हो जाता है, गुलाबी हो जाता है, नारंगी हो जाता है, लाल हो जाता है, या नीला हो जाता है। जब लिटमस को बोरेक्स के एक विलयन में मिलाते हैं तो क्या होता है आपको बताना है। इसका सही आंसर आपका नीला हो जाएगा। ठीक है, लिटमस पेपर क्षारीय विलयनों के लिए नीला हो जाता है और अम्लीय विलयनों के लिए क्या होता है आपका, लाल होता है। ध्यान रखना है जो आपका लिटमस होता है ना, लिटमस, ये क्या होता है जो आपका क्षारीय विलयनों के लिए, किसके लिए, क्षारीय विलयनों के लिए क्या होता है, नीला हो जाता है। और जो आपका अम्लीय विलयन होता है, अम्लीय विलयन, उसके लिए लिटमस क्या हो जाता है आपका, लाल हो जाता है। ये आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन है कि जब लिटमस को बोरेक्स के एक विलयन में मिलाया जाता है तब ये क्या हो जाता है, नीला हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नीला हो जा रहा है मतलब बोरेक्स का विलयन कौन सा नेचर का है आपका, क्षारीय नेचर का है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं।
निमोनिया किसकी सूजन के कारण होता है? यकृत, हृदय, मस्तिष्क या फेफड़ा? बताना है जो निमोनिया होता है वो किसकी सूजन के कारण होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा लंग्स अर्थात फेफड़ा। तो जो निमोनिया होता है वो ज़्यादातर राइनो वायरस के कारण होता है, कोरोना वायरस के कारण होता है। और अगर मैं लक्षण की बात करूं तो खांसी, बुखार, सीने में दर्द उत्पन्न होना, सांस लेने में तकलीफ होना, ये सब आपका निमोनिया के आपका लक्षण होते हैं। तो निमोनिया किस में सूजन के कारण होता है? तो फेफड़े में, लंग्स में ही आपको याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस तत्व में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता है? फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या क्लोरीन? बताना है किस तत्व में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा जो आपका फ्लोरीन। जैसे जैसे हम आवर्त सारणी में दाएं की ओर बढ़ते हैं विद्युत ऋणात्मकता है ना वो बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे हम लोग समूह में हम लोग नीचे की ओर बढ़ते जाते हैं विद्युत ऋणात्मकता कम होती जाती है। और सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा होता है? आपका फ्लोरीन होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सर्वाधिक होती है? तो क्लोरीन का। लेकिन कौन सर्वाधिक अधिक आपका ऋण विद्युतीय तत्व है अगर ऐसा पूछेगा, या ऋणात्मक तत्व है अगर ऐसा पूछेगा तो आपको बताना है फ्लोरीन हो जाएगा, ठीक है। तो फ्लोरीन सर्वाधिक क्या है? आपका विद्युत ऋणात्मक तत्व है, ये आपको याद रखना है। जबकि इलेक्ट्रॉन बंधुता किस में सर्वाधिक होता है जी? क्लोरीन में होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अपवर्तन के बाद उभरे अवतल लेंस के प्रमुख फोकस पर मिलने वाली प्रकाश किरण क्या होगी? प्रमुख फोकस के माध्यम से, प्रमुख अक्ष के समानांतर, वक्रता केंद्र के माध्यम से या बिना किसी विचलन के? बताना है अपवर्तन के बाद उभरे अवतल लेंस के प्रमुख फोकस पर मिलने वाली प्रकाश किरण क्या होगी? आपको बताना है। इसका सही आंसर आपका प्रमुख अक्ष के समानांतर होगी। क्या होगी जी? प्रमुख अक्ष के समानांतर होगी, ये आपको ध्यान रखना है ना। तो अपवर्तन के बाद उभरे अवतल लेंस के प्रमुख फोकस पर मिलने वाली प्रकाश किरण क्या होगी? तो प्रमुख अक्ष के समानांतर होगी। और याद रखना है जिसको दूरदृष्टि दोष होता है वो दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए किसका प्रयोग करता है? उत्तल लेंस का। और जिसको निकट दृष्टि दोष होता है वो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करता है। इसको आपको ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा साबुन का उत्पाद है? आपको बताना है आइसोप्रेन, ब्यूटेन, ग्लिसरीन या इथाइलिन ग्लाइकॉल? बताना है कौन सा साबुन का उत्पाद है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आइसोप्रेन, ब्यूटेन, ग्लिसरीन या इथाइल ग्लाइकॉल। इसका सही आंसर आपका ग्लिसरीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा जिसका सही आंसर आपका ग्लिसरीन हो जाएगा। ग्लिसरीन साबुन बनाने की प्रक्रिया का प्राकृतिक उत्पाद है। याद रखना है जब ट्राइग्लिसराइड को क्षार के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो साबुन, ग्लिसरीन और किसका निर्माण होता है जी? पानी का निर्माण होता है, ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो कौन सा साबुन का उत्पाद है? तो इसका सही आंसर आपका ग्लिसरीन हो जाएगा, ठीक है। कौन सा साबुन का उत्पाद है? तो आपका ग्लिसरीन हो जाएगा, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसमें साइट्रिक अम्ल की मात्रा सबसे अधिक होती है? नींबू में, अंगूर में, केला में या आम में? सीधा से समझ में आ रहा है जो साइट्रिक अम्ल होता है वो आपका खट्टे फल में होता है। इसका सही आंसर आपका नींबू हो जाएगा, ठीक है। और ये जो आपका नींबू है ये आपका विटामिन सी का अच्छा सोर्स है, ठीक है। विटामिन सी का आपका केमिकल नाम क्या होता है जी? विटामिन सी का केमिकल नाम होता है आपका एस्कॉर्बिक एसिड। क्या होता है आपका? एस्कॉर्बिक एसिड, ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। और जो साइट्रिक अम्ल होता है वो खट्टे फलों में पाया जाता है। और विटामिन जो सी है इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। कौन सा रोग होता है? स्कर्वी नामक रोग, ठीक है। विटामिन सी है आपका ये किस में घुलनशील विटामिन है? जल में घुलनशील विटामिन है, ठीक है। विटामिन सी का केमिकल नाम एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। विटामिन सी अधिकतर खट्टे फलों में पाया जाता है। इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो किसमें साइट्रिक अम्ल की मात्रा सबसे अधिक होती है? नींबू में, अंगूर, आम और केला। देखो आपका अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। मैंने इसको बता भी दिया है, इससे पहले मैंने जो MCQ करा है उसमें। निम्नलिखित में से कौन एक कीटनाशक है? DDT, TNT, HCl या VCR? बताना है कौन सा इसमें से कीटनाशक है। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका DDT हो जाएगा, डाइक्लोरो डाइफिनाइल और ट्राइक्लोरोएथेन। इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा आपका? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन, ठीक है। चलो लिख दे रहा हूँ भैया, DDT का पूरा नाम हो जाएगा आपका डाइक्लोरो, उसके बाद डाइफिनाइल, उसके बाद आपको ध्यान रखना है ट्राइक्लोरोएथेन। ये इसका फुल फॉर्म है किसका? DDT का। और ये क्या आपका एक कीटनाशक है। जबकि जो आपका TNT क्या है? TNT एक विस्फोटक है।
TNT क्या है जी, आपका एक विस्फोटक है, ये आपको ध्यान रखना है। और HCl क्या है, HCl तो इसका फुल फॉर्म होता है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सभी को पता होगा। तो कौन एक कीटनाशक है, इसका सही आंसर DDT, और DDT का फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन, ये आपको याद रखना है। बाकी TNT एक विस्फोटक है, और HCl के बारे में तो पता होगा, हाइड्रोक्लोरिक लिक्विड। आगे बढ़ते हैं। यदि 3 एम्पियर की धारा 1 मिनट के लिए प्रवाहित होती है तो इस समय में कितना आवेश प्रवाहित होता है। आपको आवेश पूछा गया है, जो डाटा दिया गया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। यदि 3 एम्पियर की धारा, ठीक है, तो हमको क्या क्या दिया गया है, धारा I का वैल्यू दिया है, धारा I का वैल्यू क्या दिया है, 3 एम्पियर दिया है, ठीक है, और 1 मिनट के लिए प्रवाहित होती है, मतलब T का वैल्यू भी कितना दिया आपका, 1 मिनट। 1 मिनट दैट मीन्स क्या हो जाएगा जी आपका 60 सेकंड, क्या हो जाएगा आपका 60 सेकंड हो जाएगा। अब बोला जा रहा है कि इस समय में कितना आवेश प्रवाहित होता है, ठीक है, तो आवेश की मात्रा ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है Q इज इक्वल टू I इंटू टी होता है। तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I का वैल्यू भी दिया है कितना 3, और T का वैल्यू कितना दिया है आपका 60, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 या 180 गुलाम हो जाएगा, ठीक है, 180 गुलाम इसका आंसर हो जाएगा। तो 4th ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। तो यदि 3 एम्पियर की धारा 1 मिनट के लिए प्रवाहित होती है तो इस समय में कितना आवेश प्रवाहित होता है, तो इसका सही आंसर आपका 180 गुलाम हो जाएगा। बस फार्मूला याद रखना है, Q इज इक्वल टू IT होता है, I का वैल्यू दिया है, T का वैल्यू दिया है, सीधा हमने फार्मूला में डाटा पुटअप किया, आंसर मिल गया। कौन सा एक विषाणु जनित रोग है, खसरा, बेरी, उपदंश या रिकेट्स, बताना है कौन सा विषाणु जनित रोग है। जो रिकेट्स होता है ना, ये आपका विटामिन D की कमी से होता है। जो रिकेट्स होता है ये आपका विटामिन D की कमी से होता है, ठीक है, और ये किस में होता है, ये आपका बच्चों में होता है। किस में होता है जी, आपका बच्चों में होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया कौन सा एक विषाणु जनित रोग है, और जो बेरी नामक रोग होता है ये आपका विटामिन B1 की कमी से होता है। और विटामिन B1 का केमिकल नाम क्या है जी, आपका थियामिन है। क्या है, थियामिन। विटामिन B1 की कमी से बेरी नामक रोग होता है, विटामिन D की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। ये जो खसरा होता है यही आपका विषाणु जनित रोग है, ठीक है, जो खसरा है यही क्या आपका विषाणु जनित रोग है। विषाणु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं जी, वायरस बोलते हैं। अब मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ आप लोग को, ए चाचा इन्हें डांटो, ए चाचा इन्हें डांटो, खरे गाल पे छापो, खरे गाल पे छापो, ए चाचा इन्हें डांटो, खरे गाल पे छापो। अब देखो ए से क्या हो जाएगा आपका एड्स हो जाएगा, ठीक है, चाचा से क्या हो जाएगा जी आपका चेचक हो जाएगा, ई से क्या हो जाएगा आपका इन्फ्लुएंजा, क्या हो जाएगा आपका इन्फ्लुएंजा हो जाएगा। उसके बाद ड से क्या हो जाएगा आपका, ड से आपका डेंगू हो जाएगा, ठीक है। टो से क्या हो जाएगा ट्रैकोमा हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी ट्रैकोमा, ठीक है। उसके बाद ख से क्या हो जाएगा आपका खसरा, ख से खसरा जिसको मीजल के नाम से जानते हैं। रे से क्या हो जाएगा आपका रेबीज हो जाएगा, ठीक है। गा से क्या हो जाएगा आपका गलसुआ हो जाएगा, गलसुआ, ठीक है। और आपका पे से क्या हो जाएगा, देखो पे से आपका पीलिया हो जाएगा। उसके बाद छा से क्या हो जाएगा आपका छोटी माता, ठीक है। उसके बाद पो से क्या हो जाएगा आपका पोलियो। तो जितना भी मैंने डिजीज़ के नाम लिखे हैं सब किससे होने वाली बीमारी है, ये सब आपका वायरस अर्थात विषाणु से होने वाली बीमारी है। ये किससे होने वाली बीमारी है, वायरस अर्थात विषाणु से होने वाली बीमारी है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। ट्रिक याद रखिएगा, ए चाचा इन्हें डांटो, खरे गाल पे छापो। फिर ट्रिक को खोलोगे ना तो आपको पूरा डिजीज़ के नाम पता लग जाएंगे। तो क्वेश्चन था कि कौन सा एक विषाणु जनित रोग है, खसरा जिसको मीजल्स के नाम से बोलते हैं, सही आंसर। बाकी बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थियामिन होता है, जबकि रिकेट्स आपका विटामिन D की कमी से होता है। और विटामिन D का केमिकल नाम आपको याद रखना है, क्या हो जाएगा जी, विटामिन D का आपका केमिकल नाम देखो, विटामिन A का रेटिनॉल, विटामिन ए का रेटिनल होता है। और आपका विटामिन सी का होता है आपका एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन ए का रेटिनल होता है, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन डी का केमिकल नाम आपका कैल्सीफेरॉल होता है। क्या होता है, कैल्सीफेरॉल, इसको आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा खसरा हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रकाश की किरणों वायु से कांच के प्रिज्म में जाते हुए किस प्रकार मुड़ती है, अभिलंब के साथ लगभग 90 डिग्री पर, अभिलंब से दूर, या अभिलंब की ओर, या अभिलंब पर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अभिलंब की ओर, ठीक है। जब एक प्रकाश किरण वायु से कांच में प्रिज्म में गुजरती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। और ये जो घटना होता है वो किसके कारण होता है, ये घटना आपका प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। किसके कारण होता है बोलो, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, देखो, तापमान को केल्विन पैमाने से सेल्सियस के पैमाने पर बदलने के लिए आपको दिए गए तापमान में क्या करना होगा। 273 का योग, 273 का घटाव, 273 से विभाजन, या 273 का गुना। बताना है तापमान
तापमान को केल्विन पैमाने से सेल्सियस के पैमाने पर बदलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। इसका सही आंसर 273 का घटाव हो जाएगा। ठीक है, देखो फार्मूला देखो, केल्विन इज इक्वल टू क्या होता है, डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273। अब क्या बोला जा रहा है यहाँ पास, तापमान को केल्विन पैमाने से सेल्सियस के पैमाने पर बदलने के लिए, अब हमको सेल्सियस के पैमाने पर बदलना है तो क्या हो जाएगा, सेल्सियस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पास, के माइनस 273 हो जाएगा। इसका वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगा जी, के माइनस क्या हो जाएगा 273, है ना। तो क्या करना पड़ेगा, 273 से घटाना पड़ेगा। और याद रखना तापमान की इकाई क्या होता है, तापमान की इकाई केल्विन होता है, ये भी आपको याद रखना है। तो तापमान को केल्विन पैमाने से सेल्सियस के पैमाने पर बदलने के लिए दिए गए तापमान में 273 का घटाव करना पड़ेगा, क्योंकि आपका फार्मूला होता है केल्विन इज इक्वल टू आपका सेल्सियस प्लस 273। अब हमको सेल्सियस का वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगा, इसको इधर ले गए और ये इधर आ गया तो के माइनस क्या हो जाएगा आपका 273 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा क्या आपका आंसर, सेकंड ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। खाद्य डिब्बे टीन के साथ लेपित होते हैं और जस्ता से नहीं होते हैं, क्यों। टीन की तुलना में जस्ता कम प्रतिक्रियाशील होता है, दूसरा टीन की तुलना में जस्ता में गलनांक अधिक होता है, तीसरा टीन की अपेक्षा जस्ता महंगा होता है और चौथा टीन की तुलना में जस्ता अधिक प्रतिक्रियाशील है। बताना है टीन की खाद्य डिब्बे टीन के साथ लेपित होते हैं और जस्ता से नहीं होते हैं, इसका कारण क्या है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है इसका सही आंसर। तो टीन की तुलना में जस्ता अधिक प्रतिक्रियाशील होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। टीन की तुलना में जो आपका जस्ता है वो अधिक प्रतिक्रियाशील होता है, इसी कारण खाद्य डिब्बे टीन के साथ लेपित होते हैं, जस्ता से नहीं होते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसका सही आंसर फोर्थ ऑप्शन। अगर आपसे पूछेगा पीतल किसका किसका मिश्र धातु है तो तांबा और जस्ता का, कांसा पूछेगा कांसा किसका मिश्र धातु है तो तांबा और टीन का, सभी बातों को आपको याद रखना है। फिलहाल खाद्य डिब्बे टीन के साथ लेपित होते हैं और जस्ता से नहीं होते हैं, क्यों, क्योंकि टीन की तुलना में जस्ता अधिक क्या है आपका प्रतिक्रियाशील है, ये आपको याद रखना है जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चले नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग चलते हैं। सभी अम्ल धातुओं के साथ प्रतिक्रिया करने पर किसका उत्पादन करते हैं। सभी जो आपका अम्ल है वो धातुओं के साथ प्रतिक्रिया करने पर किसका उत्पादन करते हैं, ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन का। इसका सही आंसर आपका हाइड्रोजन का। जो सभी अम्ल होते हैं वो धातुओं के साथ प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस का उत्पादन करते हैं। ठीक है, अगर मैं बताऊं तो धातु प्लस एसिड अगर इनका क्या होता है मेल होता है तब किसका निर्माण होता है आपका NaCl, अर्थात नमक का और हाइड्रोजन गैस का, नमक का और हाइड्रोजन गैस का क्या होता है जी आपका निर्माण होता है। तो क्वेश्चन क्या है, सभी अम्ल धातुओं के साथ प्रतिक्रिया करने पर किसका उत्पादन करते हैं, इसका सही आंसर आपका हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या हमारा, श्रेणी में जुड़े 3 ओम और 6 ओम प्रतिरोधों का परिणामी प्रतिरोध क्या होगा। श्रेणी में जुड़े बोला जा रहा है ना, क्या क्या दिया गया है आपका प्रतिरोध। R1 का वैल्यू कितना दिया, देखो R1 का वैल्यू दिया गया आपका 3 ओम और R2 का वैल्यू कितना दिया गया आपका 6 ओम। और क्या बोला जा रहा है, परिणामी प्रतिरोध क्या होगा बोला जा रहा है। ठीक है, तो परिणामी प्रतिरोध क्या हो जाएगा, देखो परिणामी प्रतिरोध R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 हो जाएगा। तो R इज इक्वल टू R1 का वैल्यू 3 ओम है और R2 का 6 ओम है, तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा जब 9 ओम हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर हमारा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा 9 ओम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी बीमारी आमतौर पर मच्छरों के द्वारा फैलती है, मलेरिया, पीलिया, गठिया या छोटी माता। सभी को पता होगा जो मलेरिया जो बीमारी होता है वो मादा एनाप्लिज मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, और मलेरिया प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है। और मलेरिया के लिए कौन सा परजीवी उत्तरदायी होता है तो प्लाज्मोडियम नामक परजीवी, ये आपको ध्यान रखना है। तो कौन सी बीमारी आमतौर पर मच्छरों द्वारा फैलती है तो मलेरिया, और ये मादा एनाप्लिज मच्छर के काटने से होता है और प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है। बाकी पीलिया आपका ये यकृत में समस्या के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, यकृत में समस्या के कारण पीलिया नामक बीमारी होती है। और जो छोटी माता होता है ना, ये संक्रामक बीमारी है जो वेरिकोला जोस्टर नाम के विषाणु से फैलता है। वेरिकोला जोस्टर नाम के विषाणु से क्या होता है आपका छोटी माता फैलता है, जो कि संक्रामक बीमारी है। फिलहाल हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कौन सी बीमारी आमतौर पर मच्छरों द्वारा फैलती है, इसका सही आंसर आपका मलेरिया हो जाएगा। विटामिन के की कमी के कारण निम्न में से क्या होता है,
तंत्रिका शोध, अंडाणु की अपरिपक्वता, गर्भाशय में ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण या आपका रक्त स्कंदन में विफलता। बताना है विटामिन के की कमी के कारण कौन सा बीमारी होता है या क्या होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रक्त स्कंदन में विफलता। मतलब रक्त स्कंदन मतलब आपका ब्लड है वो क्लॉट नहीं हो पाता, ठीक है, ब्लड है वो आपका क्लॉट नहीं हो पाता, रक्त का थक्का नहीं जम पाता। अगर विटामिन डी की कमी है, विटामिन आपका के है ना, अगर विटामिन के की कमी है तो क्या हो जाएगा आपका, हम आपके शरीर में रक्त का थक्का अच्छे से नहीं जम पाएगा, जिससे अगर कभी भी आपका शरीर कहीं भी डैमेज होता है तो ब्लड है वो फ्लो होता ही रहेगा, ब्लडिंग होता ही रहेगा, क्योंकि थक्का नहीं जमेगा तो ब्लड निकलता ही रहेगा बॉडी से। तो अगर विटामिन के की कमी होता है तो रक्त स्कंदन में कमी हो जाता है, ये आपको याद रखना है। रक्त स्कंदन को क्या बोलते हैं, ब्लड क्लॉटिंग बोलते हैं, रक्त का थक्का जमना कहा जाता है, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है जी, फिलोक्विनोन होता है। क्या होता है, फिलोक्विनोन। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। एक पदार्थ जो बिना खपत किए एक अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है उसे क्या कहा जाता है, उत्पाद, अभिकारक, अवरोधक या उत्प्रेरक। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उत्प्रेरक। एक पदार्थ जो बिना खपत किए एक अभिक्रिया को दर को बढ़ाता है उसे कैटलिस्ट या उत्प्रेरक कहते हैं। उत्प्रेरक क्या होता है, उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देती है या घटा देती है और स्वयं क्या रहती है, अपवर्तित रहती है। इसका सही आंसर आपका उत्प्रेरक हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बच्चे का लिंग कौन निर्धारित करता है, पिता का रक्त समूह, माता का आर्य कारक, माता का रक्त समूह या गुणसूत्र। बताना है बच्चे का जो लिंग है वो कौन निर्धारित करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गुणसूत्र, जिसको क्रोमोसोम के नाम से भी जानते हैं। गुणसूत्र मतलब होता है आपको गुणों का सूत्र। इसी गुणसूत्र के कारण जो जेनेटिक कैरेक्टर होता है वो माता पिता से बच्चों में जाते हैं। अगर मैं गुणसूत्र की बात करूँ तो एक ह्यूमन बींग में, एक मानव में, स्वस्थ मानव में इसकी संख्या आपको 46 होता है, जो कि 23 जोड़ों में पाया जाता है, जिसमें से जो 42 जोड़ा अर्थात जो 44 गुणसूत्र होता है वो शरीर का निर्माण करता है, और जो 2 गुणसूत्र होता है वो लिंग का निर्धारण करता है, सेक्स को डिसाइड करता है। तो यहाँ पास क्वेश्चन क्या है, बच्चे का लिंग कौन निर्धारित करता है, तो सही इसका सही आंसर हो जाएगा आपको गुणसूत्र, ठीक है। 44 + X से बोलेगा तो किसका होता है, आपका फीमेल का होता है, और 44 + XY बोलेगा तो मेल का होता है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं जी, चलिए। अब मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, उंगली के नाखून, खोपड़ी की हड्डियाँ, घुटने की टोपी या दंतवल्क। दंतवल्क को किस नाम से जानते हैं, इनेमल के नाम से जानते हैं, ठीक है। इनेमल इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ आवर ह्यूमन बॉडी, अर्थात इनेमल है हमारे मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर भाग होता है, जो कि दांत में उपस्थित होता है। दांत का जो सफ़ेद वाला जो भाग दिखता है ना, उसी को क्या बोला जाता है, आपका इनेमल कहा जाता है। तो मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, तो दंतवल्क या इनेमल हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे बढ़ते हैं। अंडे बनाने वाला हिस्सा क्या है, पुष्पयोनि, पुष्पकोश, पुष्पकेसर या कोरोला। बताना है जी, अंडे बनाने वाली हिस्सा क्या है, इसका सही आंसर आपका पुष्प योनि हो जाएगा, ठीक है। और फूल का अगर नर वाला भाग बोलेगा, फूल का जो नर जनन वाला भाग को क्या बोलते हैं, पुमंग बोलते हैं, और फूल का मादा जनन वाला भाग को जायांग कहते हैं। क्या बोलते हैं, जायांग। सभी को आपको ध्यान रखना है। तो अंडे बनाने वाला हिस्सा क्या होता है, तो पुष्प योनि होता है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अमीबियासिस क्या उत्पन्न करता है, पेचिस, सिर दर्द और जुकाम, बुखार या तेज जुकाम। बताना है अमीबियासिस क्या उत्पन्न करता है। अरे बाप रे, एक सेकंड जी, चलिए थोड़ा सा दिक्कत हो गया था। अमीबियासिस क्या उत्पन्न करता है ये आपको बताना है। पेचिस, सिर दर्द और जुकाम, बुखार और तेज जुकाम। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका पेचिस हो जाएगा, ठीक है। अमीबियासिस प्रायः ये आपका अमीबिक पेचिस के रूप में भी इसको जाना जाता है, और ये एंटामोइबा हिस्टोलिका के कारण होने वाला एक संक्रामक बीमारी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अमीबियासिस क्या उत्पन्न करता है, तो पेचिस उत्पन्न करता है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा भी कैमरा गिरने वाला था। चलो। असंतृप्त कार्बन यौगिक बहुत सारे काले धुएं के साथ एक कौन सा लौ प्रदान करेगा, पीली, नीली, हरी या लाल। बताना है असंतृप्त कार्बन यौगिक बहुत सारे काले धुएं के साथ एक कौन सा लौ प्रदान करेगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पीली, ठीक है। असंतृप्त कार्बनिक यौगिक वे यौगिक होते हैं जिसमें कार्बन परमाणु के मध्य डबल या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। तो असंतृप्त कार्बन यौगिक बहुत सारे काले धुएं के साथ कौन सा लौ प्रदान करेगा, तो पीले रंग का लौ प्रदान करेगा, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी आवाज़ सुनने में सुखद है और समृद्ध गुणवत्ता की है, संगीत, मंद तारत्व, उच्च तारत्व या शोर।
ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे इसका सही आंसर हमारा संगीत हो जाएगा। तो संगीत की आवाज़ सुनने में सुखद है और समृद्ध गुणवत्ता की है, ये आपको याद रखना है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या हमारे देखो, निम्नलिखित में से कौन सी आवाज़, वही सेम ही क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। किस वैज्ञानिक ने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन तैयार किया था? अरस्तु ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, या चार्ल्स डार्विन ने, या आइजैक न्यूटन ने? बताना है किस वैज्ञानिक ने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन तैयार किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। ठीक है, चार्ल्स डार्विन। तो चार्ल्स डार्विन ने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन तैयार किया था, जबकि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बारे में आपको ध्यान रखना है, इन्होंने पेनिसिलिन की खोज किया था। और जो आइजैक न्यूटन है, इन्होंने आपका गति के 3 नियम दिए थे। और अरस्तु के बारे में आपको ध्यान रखना है, अरस्तु को जीव विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जानते हैं? जीव विज्ञान के जनक के रूप में जानते हैं, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो क्वेश्चन था किस वैज्ञानिक ने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन तैयार किया? चार्ल्स डार्विन हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? चार्ल्स डार्विन। आगे बढ़ते हैं। लोहे का जंग लगना इसका एक उदाहरण है। अपचयोपचय अभिक्रिया, दूसरा संयोजन अभिक्रिया, तीसरा उदासीनीकरण अभिक्रिया और चौथा वियोजन अभिक्रिया। बताना है लोहे में आपका संक्षारण या जंग लगना वो किसका उदाहरण है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन, अपचयोपचय अभिक्रिया। ठीक है, अपचयोपचय अभिक्रिया मतलब इसका अर्थ क्या होता है? इसको अपचयन उपचयन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इसको? अपचयन, अपचयन उपचयन अभिक्रिया के नाम से भी इसको जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं जी? अपचयन उपचयन अभिक्रिया के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो लोहे का जंग लगना किसका एक उदाहरण है? अपचयोपचय अभिक्रिया का एक उदाहरण है, जिसको अपचयन उपचयन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसमें विटामिन सी अधिक मात्रा में प्राप्त होता है? आलू में, खट्टे फल में, केला में या मांस में? अभी जैसे इससे बताया था इससे पहले क्वेश्चन में भी कि जो विटामिन सी है अत्यधिक खट्टे फलों में पाया जाता है। और विटामिन सी जो कि आपका जल में घुलनशील विटामिन है, जिसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। सर्वाधिक तौर पर ये आपका किस में पाया जाता है? आंवला में पाया जाता है। और घाव को भरने के लिए भी विटामिन सी क्या करता है? वो आपका बहुत ही लाभदायक होता है। तो किससे विटामिन सी अधिक मात्रा में प्राप्त होता है? तो खट्टे फल से, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। आलू तो आपका कार्बोहाइड्रेट का अच्छा सोर्स है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कंदमूल नहीं है? आपको बताना है कौन सा कंदमूल नहीं है। मूली, टमाटर, गाजर या सलजम? इसका सही आंसर आपका टमाटर हो जाएगा। टमाटर कंदमूल नहीं है, बाकी मूली, गाजर और सलजम कंदमूल है। टमाटर को सतह के ऊपर पौधे की शाखाओं पर पाया जा सकता है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? टमाटर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा? निम्नलिखित में से कौन सा एक घर्षण बल के बिना मुश्किल हो जाता है? एक भारी बक्से को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, दूसरा कैरम खेलना, तीसरा दरवाजे का हिलना, चौथा गीले संगमरमर के फर्श पर चलना। क्या क्वेश्चन बोला जा रहा है? क्वेश्चन हमसे बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक घर्षण बल के बिना मुश्किल हो जाता है? इसका सही आंसर गीले संगमरमर के फर्श पर चलना। ठीक है, गीले संगमरमर के फर्श पर चलना इसका सही आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन को समझना है कि कौन सा एक घर्षण बल के बिना मुश्किल हो जाता है। अगर घर्षण ही नहीं रहेगा तो गीले संगमरमर के फर्श पर आप कैसे चल पाओगे? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कोशिकाई विज्ञान, कोशिका क्रिया विज्ञान, कोशिका जीव विज्ञान या ऊतक विज्ञान? तो विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो सीधी सी बात है जी, ऊतक विज्ञान कहा जाता है। और कोशिकाओं के अध्ययन को कोशिका विज्ञान कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, साइटोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र में किसी पदार्थ के संचलन को किस रूप में जाना जाता है? संघनन, ऊर्ध्वपातन, विसरण या वाष्पन? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? विसरण हो जाएगा। ठीक है, संघनन क्या होता है? देखो संघनन मतलब क्या होता है? जल वाष्प वापस जब पानी में बदलता है तब इसी को संघनन बोलते हैं। वाष्पन मतलब पता होगा द्रव से गैसीय अवस्था में पदार्थ का रूपांतरण वाष्पन कहलाता है। ऊर्ध्वपातन मतलब ठोस से गैसीय अवस्था में सीधे परिवर्तन क्या कहलाता है? आपका ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है जी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या होगा? मसालों और खाद्य परिरक्षक के रूप में उपयोग किए जाने के अलावा साधारण नमक का उपयोग कच्चे माल के रूप में भी किया जाता है। बेकिंग सोडा में, सोडियम हाइड्रोक्साइड में, सभी विकल्प या विरंजक चूर्ण? तो देखो जो आपका साधारण नमक है इसका उपयोग आपका बेकिंग सोडा में भी होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड में भी होता है, विरंजक चूर्ण में भी होता है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? सभी विकल्प हो जाएगा। ठीक है, तो मसालों और खाद्य परिरक्षक के रूप में उपयोग किए जाने के अलावा साधारण नमक का उपयोग कच्चे माल के रूप में भी किया जा सकता है, बेकिंग सोडा में भी, सोडियम हाइड्रोक्साइड में भी और विरंजक चूर्ण में भी। इसीलिए इसका सही आंसर आपका सभी विकल्प हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जब ध्वनि उत्पन्न करने वाला स्रोत ध्वनि से अधिक गति के साथ चलता है तो हवा में प्रघाती तरंग उत्पन्न होती है। इन प्रघाती तरंगों द्वारा निर्मित बहुत तेज और जोरदार ध्वनि क्या कहलाती है? ध्वनि बूम,
सामान्य ध्वनि, औरक्त ध्वनि या ध्वनि गरज? बढ़िया प्रश्न है। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका ध्वनि बूम हो जाएगा। यह प्रघाती तरंगों द्वारा निर्मित बहुत तेज ध्वनि है और ये भारी मात्रा में ध्वनि ऊर्जा क्या करता है, आपका उत्पन्न करता है। इसका सही आंसर आपका ध्वनि बूम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ध्वनि बूम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं जी। ध्वनि की गति माध्यम के किसके गुणों पर निर्भर करती है? घनत्व, तापमान, लोच या सभी विकल्प? बताना है ध्वनि की जो गति है माध्यम के किस गुणों पर निर्भर करती है। इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी विकल्प। लोच पर भी निर्भर करती है, तापमान पर भी निर्भर करती है, घनत्व पर भी निर्भर करती है, इसलिए इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा जी? आपका सभी विकल्प हो जाएगा। और ठोस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज गमन करती है, जबकि गैसीय माध्यम में ध्वनि है वो सबसे धीमी गति से गमन करती है। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है? मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? अग्नाशय, गुर्दा, हृदय या यकृत? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? तो आपका यकृत हो जाएगा, लीवर हो जाएगा। ठीक है। ये जो यकृत होता है वो शरीर में पदार्थों को तोड़ता है और शरीर को डिटॉक्स करता है। ये प्रोटीन बनाने में भी सहायता प्रदान करता है। ठीक है। और ये आपका अमोनिया को यूरिया में बदल करके शरीर को डिटॉक्सीफाइड करता है। ये आपको ध्यान रखना है, डिटॉक्सीफाइड। ठीक है, मतलब टॉक्सिक चीज़ों को निकालता है। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? यकृत। और पूछेगा मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी कौन सा है? तो भी आपको आंसर बताना है यकृत। ठीक है, जिसको लीवर के नाम से भी जाना जाता है। इनमें से कौन एक वायु से भरी गुहा है? हड्डी, उपास्थि, साइनस या टेंडन? बताना है कौन एक वायु से भरी गुहा है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जी? साइनस हो जाएगा। साइनस हवा से भरी एक संरचनात्मक गुहा है। यह खोपड़ी के अंदर खोखली गुहाओं की एक कनेक्टेड प्रणाली है। ये आपको याद रखना है। इसका सही आंसर आपका साइनस हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर्किमिडीज सिद्धांत का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके डिजाइन के लिए किया जाता है? कार, हवाई जहाज, पनडुब्बी या ट्रक? तो इसका सही आंसर आपका पनडुब्बी हो जाएगा। आर्किमिडीज जो सिद्धांत है इसका उपयोग किसके डिज़ाइन के लिए किया जाता है? तो आपका पनडुब्बियों के डिज़ाइन के लिए किया जाता है। ठीक है, पनडुब्बियों का डिज़ाइन या तो बोल सकते हैं सबमरीन को डिज़ाइन करने के लिए आर्किमिडीज सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या देखते हैं? आवर्त सारणी की क्षैतिज पंक्ति को क्या कहा जाता है? तो आवर्त सारणी की क्षैतिज पंक्ति को क्या कहते हैं? ऑप्शन है तालिका, समूह, स्तंभ या आवर्त। तो आवर्त सारणी की क्षैतिज पंक्ति को आवर्त कहते हैं और ऊर्ध्वाधर पंक्ति को समूह कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त है और आपका 18 समूह है। सबको पता होगा 7 आवर्त और 18 समूह है। आगे बढ़ते हैं। सामान्य मानव हृदय की धड़कन औसतन कितने प्रति मिनट होती है? 50 से 100, 90 से 100, 100 से 120 या 60 से 100? सामान्य मानव में हृदय की धड़कन औसतन कितने प्रति मिनट होता है? तो 60 से 100 हो जाएगा। ठीक है, और हार्ट बीट को स्टेथोस्कोप से मेज़र किया जाता है। सभी को पता होगा स्टेथोस्कोप से हार्ट बीट को मेज़र किया जाता है। तो सामान्य मानव हृदय की धड़कन औसतन प्रति मिनट कितनी होती है? 60 से 100 होती है। ये आपको ध्यान रखना है। एक कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रद्रविजालिका, नाभिक या गोल्गी का है? तो याद रखना है एक कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग क्या होता है? तो नाभिक होता है। क्या होता है जी? नाभिक, जिसको न्यूक्लियस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कोशिका के बारे में सबको पता होगा। कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। कोशिका शब्द का सबसे पहला प्रयोग रॉबर्ट हुक ने किया था, इसलिए रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान के जनक के नाम से जानते हैं। ठीक है, और कोशिका में केंद्रक को क्या बोलते हैं? कोशिका का ब्रेन के नाम से जानते हैं। कोशिका में आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को बोलते हैं। ऊर्जागृही माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। ट्रांसपोर्टेशन यूनिट गोल्गी बॉडी को कहा जाता है। फिलहाल हमसे क्वेश्चन पूछा गया है एक कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है? तो नाभिक होता है, जिसको न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस ये आपको याद रखना है, जिसको केंद्रक भी बोलते हैं। ठीक है जी, तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। किस नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है? व्युत्क्रम अनुपात का नियम, द्रव्यमान के संरक्षण का नियम, निश्चित अनुपात के नियम या ऊर्जा संरक्षण का नियम? सीधा समझ में आ रहा है। किस नियम में हमको पता चलता है कि द्रव्यमान को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है? तो द्रव्यमान के संरक्षण का नियम। द्रव्यमान के संरक्षण के नियम से ये चीज़ हमको पता लगता है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, बोह के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन असतत है? रैखिक संवेग, वेग, कोणीय संवेग या आपका ऊर्जा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, तो बोह के सिद्धांत में ऊर्जा असतत है। बोह के अनुसार परमाणु में इलेक्ट्रॉन एक नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में क्या करते रहते हैं? घूमते रहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो बोह के सिद्धांत में कौन असतत है? इसका सही आंसर आपका ऊर्जा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गैल्वेनाइजेशन लोहे पर किसकी एक पतली परत की कोटिंग करके जंग से बचाने का एक तरीका है? तांबा, जस्ता, चांदी या एल्यूमिनियम?
तो गैल्वेनाइजेशन लोहे पर आपका जस्ता का, ठीक है, जस्ता का परत कोटिंग करके जंग से बचाने का एक क्या है आपका तरीका है। तो गैल्वेनाइजेशन जस्ता के एक पतली परत के साथ कोटिंग करके लोहे को जंग से बचाने की एक विधि है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। साबुन की दीर्घ श्रृंखला किसके सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल के या अल्कोहल के या एल्डिहाइड के या एस्टर के? तो जो आपका साबुन है वो दीर्घ श्रृंखला कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। इसका सही आंसर आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, साबुन है वो दीर्घ श्रृंखला कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण है। इसमें कम से कम 18 कार्बन की श्रृंखला होती है, ये आपको याद रखना है। इसका सही आंसर आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रकाश से किस प्रकृति को दर्शाता है? क्रिस्टलीय प्रकृति, कण प्रकृति, दोहरी प्रकृति या तरंग प्रकृति? तो जो प्रकाश विद्युत प्रभाव होता है वो प्रकाश की कौन सी प्रवृत्ति को दर्शाता है? तो आपको ध्यान रखना है कण प्रकृति को। किसको? कण प्रकृति को। ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रकाश की कण प्रकृति को दर्शाता है, ये आपको अच्छे से याद रखना है जी। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? वुचेरिया फाइलेरिया कृमि, एकिलोस्टोमा पिनवार्म, टेनिया फीता कृमि या एस्कोरिसिस राउंड वार्म? बताने इसका सही आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा जी आपका एंकिलोस्टोमा पिनवार्म। ये क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा, ये आपका गलत सुमेलित है, क्योंकि ये जो आपका जो एंकिलोस्टोमा है उसको हुक वर्म के रूप में जानते हैं, जबकि यहाँ पास पिन वार्म बोला गया है, ये गलत हो जाएगा। इसको आपका हुक वर्म के रूप में जानते हैं। किस रूप में? हुक वर्म के रूप में जाना जाता है, जबकि यहाँ पास पिन वार्म लिखा गया है, इसीलिए क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? डिप्थीरिया, क्षय रोग, टाइफाइड या खसरा? मैंने बताया था अभी, वायरस से होने वाली बीमारी के नाम बताया था और उसको याद करने का तरीका बताया था। ए चाचा इन्हें डांटो, खरे गाल पे छापो। अगर वो तरीका आपको याद है तो बना लोगे। तो कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? इसका सही आंसर आपका मीजल्स हो जाएगा, आपका खसरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका खसरा। ये आपको अच्छे से याद रखना है जी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अयस्कों को रोस्ट किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल निकालने के लिए, सल्फर के निष्कासन के लिए, अयस्क के निर्जलीकरण करने के लिए या अयस्क को संलेखित करने के लिए? तो अयस्कों को रोस्ट किस लिए किया जाता है? तो सल्फर के निष्कासन के लिए। किसके लिए? सल्फर के निष्कासन के लिए। धातु ऑक्साइड में परिवर्तित करने के लिए अधिक हवा की उपस्थिति में सल्फाइड अयस्कों को दृढ़ता से गर्म करने की प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है? आपका रोस्टिंग कहा जाता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है? किसके कारण बेरी बेरी होता है? विटामिन B1। बिल्कुल सही है, विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थियामिन होता है। ठीक है, और विटामिन C की कमी से तो आपका स्कर्वी नामक रोग होता है, और विटामिन C का रासायनिक नाम स्कॉर्बिक एसिड है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, विटामिन C की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है, जबकि विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है, जिसमें शरीर का जो उनका भार होता है, वेट होता है, वो तेज़ी से घटने लग जाता है। आगे बढ़ते हैं। पौधे के किस भाग से हमें कॉफ़ी प्राप्त होती है? जड़ से, पत्ते से, छाल से या बीन से? तो पौधे के किस भाग से हमें कॉफ़ी प्राप्त होती है? इसका सही आंसर आपका बीन्स हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा आपका इसका सही आंसर बीन्स। पौधे के फलियों के भाग से हमको कॉफ़ी प्राप्त होता है, इसका सही आंसर हमारा बीन्स हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कॉन्स हॉल और सिनेमा हॉल की छत को कैसे बनाया गया है ताकि परावर्तन के बाद हॉल के सभी कोनों तक ध्वनि पहुंचाई जा सके? घुमावदार, समतल, सीधा या खुला? सब आपका टॉकीज में मूवी देखने जाते होगे। बताओ जी, कॉन्सर्ट हॉल और सिनेमा हॉल की छत को कैसे बनाया गया है ताकि परावर्तन के बाद हॉल के सभी कोनों तक ध्वनि पहुंचाई जा सके? इसका सही आंसर आपका घुमावदार। देखना, जो आपका सिनेमा हॉल होता है, कॉन्सर्ट हॉल होता है, वो सब उन सबको घुमावदार बनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दंत चिकित्सक दांतों के अभिवर्धित प्रतिबिंब को देखने के लिए किस प्रकार के दर्पणों का उपयोग करते हैं? उत्तल दर्पण, उत्तल और समतल दर्पण दोनों, अवतल दर्पण या समतल दर्पण? तो दंत चिकित्सक है वो दांतों के अभिवर्धित प्रतिबिंब को देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। किसका? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। सभी को पता होगा किसका करते हैं जी? अवतल दर्पण को। बस कुछ क्वेश्चन और रह गए हैं, उसके बाद ये हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब 15 से 20 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, फिर आज का क्लास हमारा खत्म हो जाएगा। देखो, बहुत सारे क्वेश्चन इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, बहुत सारे में उतना ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, जिसमें लग रहा है कि एक्सप्लेन करना चाहिए बस उसी को कर रहा हूँ। ठीक है, एक अदृश्य दरार या एक छिद्र का पता लगाने के लिए एक धातु खंड के अंदर भेजी गई पराश्रव्य तरंगों को क्या करके प्राप्त किया जाता है? अवशोषक, परावर्तक, संचरित तरंगों का पता लगाने वाले संसूचक या तरंग उत्पादक?
इसका सही आंसर हो जाएगा आपका संचरित तरंगों का पता लगाने वाले संसूचक। ठीक है, तो एक अदृश्य दरार या एक छिद्र का पता लगाने के लिए एक धातु खंड के अंदर भेजी गई परासव्य तरंगों को किसके उपयोग से प्राप्त किया जा सकता है? तो संचरित तरंगों का पता लगाने वाले संसूचक के उपयोग से क्या किया जा सकता है? प्राप्त किया जा सकता है। कौन सी घटना तब होती है जब जल में थोड़ी मात्रा में अम्ल मिलाया जाता है? तनुकरण, आयनन और तनुकरण दोनों, उदासीनीकरण या आयनन? इसका सही आंसर आपका आयनन और तनुकरण दोनों हो जाएगा। ठीक है, आयनन और तनुकरण की घटना तब होती है जब जल में थोड़ी मात्रा में अम्ल को मिलाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। जब एथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस बनती है? देखो, जब एथेनॉल है वो सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस बनती है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आपको हाइड्रोजन हो जाएगा। एथेनॉल के सोडियम के साथ अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस बनती है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। दो सतहें जो एक दूसरे के संपर्क में होती हैं के बीच किसकी उपस्थिति घर्षण का कारण बनती है? अवरोध, बाधा, रुकावट या अनियमितताओं? जाहिर सी बात है यार, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अनियमितताओं। ठीक है, तो दो सतहों जो एक दूसरे के संपर्क में होती है उसके बीच किसकी उपस्थिति के कारण घर्षण बनती है? तो अनियमितताओं की उपस्थिति के कारण। आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रॉन सभी परमाणुओं के नाभिक में मौजूद होते हैं सिवाय हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन? इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका हाइड्रोजन हो जाएगा। हाइड्रोजन को छोड़कर, याद रखेंगे जी, हाइड्रोजन को छोड़कर सभी परमाणुओं के नाभिक में न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है। ये रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन और ज्वलनशील गैस है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। इसका सही आंसर हाइड्रोजन हो जाएगा। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा अंग जोड़े में नहीं है? वृक्क मतलब किडनी, ये तो जोड़े में है। आँख भी जोड़े में है ना। और लंग्स भी आपका, देखो लंग्स भी ऐसा है, दो साइड लंग्स भी है आपका जोड़े में। ठीक है, तो आपका जो मुंह है ये जोड़े में नहीं है। इसका सही आंसर हमारा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? सभी रंग के प्रकाश सही अनुपात में है। श्वेत प्रकाश वायु के सभी अणुओं द्वारा बिखर जाता है। तीसरा है, देखो नीले रंग के अलावा श्वेत प्रकाश के अन्य रंग वायु के अणुओं द्वारा सबसे अधिक बिखरे हुए होते हैं। चौथा, श्वेत प्रकाश में नीले प्रकाश की तरंग दैर्ध्य छोटी होती है और वायु के अणुओं द्वारा सबसे अधिक बिखेरी जाती है। इसका सही आंसर फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि जो आपका श्वेत प्रकाश में नीले प्रकाश की तरंग दैर्ध्य छोटी होती है और वायु के अणुओं द्वारा सबसे अधिक बिखेरी जाती है। आगे बढ़ते हैं। कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? सबको पता होगा। स्कर्वी, रेबीज, इन्फ्लुएंजा, कैंसर। स्कर्वी तो विटामिन सी की कमी से होता है। रेबीज क्या होता है? कुत्ते के काटने से होने वाली बीमारी है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इन्फ्लुएंजा ये आपका वायरस से होने वाली बीमारी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसका सही आंसर रेबीज हो जाएगा। अम्लीय विलयन में फिनोप्थेलिन का रंग क्या होगा? अम्लीय विलयन में फिनोप्थेलिन का रंग क्या होगा? इसका सही आंसर आपका रंगहीन हो जाएगा। नारंगी, गुलाबी, रंगहीन या पीला, तो रंगहीन हो जाएगा। फिनोप्थेलिन एक कमजोर अम्ल है, ये अम्लीय माध्यम में विघटित नहीं होता है और अनायनित रूप में रहता है। ठीक है, और याद रखना हमेशा अनायनित रूप क्या होता है आपका? उदासीन रूप होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका रंगहीन, मतलब रंगहीन होता है ना। जो अनायनित होता है वो आपका रंगहीन होता है, इसलिए इसका सही आंसर आपका रंगहीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? रंगहीन हो जाएगा। ठीक है, फिनोप्थेलिन अनायनित रूप में होता है और अनायनित रूप हमेशा क्या होता है आपका? रंगहीन होता है, याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह एक के समान आवर्त से संबंधित है? बताना है। ऑप्शन दिए गए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा बताना है। तो समूह एक के समान आवर्त से कौन कौन से आपका तत्व संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा जब आपका लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, लिथियम, सोडियम और आपका पोटेशियम हो जाएगा। समूह एक ए में क्षार धातुएं शामिल है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, है ना, फ्रेंसियम, ये सब आपका समूह एक से संबंधित है, जिसको क्षार धातु के नाम से भी जानते हैं। गन्ने में क्या पाया जाता है? ग्लूकोज, माल्टोस, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज या ग्लूकोज, गैलेक्टोज। तो गन्ने में क्या पाया जाता है जी? आपको याद रखना है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज पाया जाता है। ठीक है, और ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिश्रण को क्या बोलते हैं? सुक्रोज बोलते हैं। क्या बोला जाता है आपका? सुक्रोज कहा जाता है। ग्लूकोज और ग्लूकोज के मिश्रण को आपका माल्टोज बोलते हैं, जबकि ग्लूकोज और गैलेक्टोज के मिश्रण को आपका लैक्टोज कहा जाता है। मैंने क्या बोला? ग्लूकोज और फ्रक्टोज सुक्रोज का निर्माण करता है, ग्लूकोज और ग्लूकोज माल्टोज का निर्माण करता है और ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज लैक्टोज का निर्माण करता है। चलो, निम्नलिखित में से किसके कारण मृदा से जल मूल रोम में प्रवेश करता है? निम्नलिखित में से किसके कारण मृदा से जल मूल रोम में प्रवेश करता है? देखो, किसके कारण मृदा से जल मूल रोम में प्रवेश करता है? मूल दाब, कोशिकात्व, वायुमंडलीय दाब या परासरण? इसका सही आंसर आपका परासरण हो जाएगा। ठीक है, परासरण के कारण मृदा से जल है वो मूल रोम में प्रवेश करता है, आपको ध्यान रखना है। कुछ क्वेश्चन और है, चलो।
उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। वह दर जिस पर विद्युत कार्य किया जाता है या वह दर जिस पर विद्युत ऊर्जा की खपत होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे आपका शक्ति कहा जाता है। क्या कहते हैं जी? आपको शक्ति कहते हैं, ठीक है। और जो शक्ति का ऐसा ही वाट होता है और शक्ति का सूत्र P=W/T होता है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसके अधिक मात्रा में होने के कारण चॉकलेट सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है? कोबाल्ट, निकिल, सीसा या जस्ता? इसका सही आंसर आपका सीसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर जी? आपका सीसा हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्पादकों के साथ ऊष्मा उत्सर्जित होती है उनको क्या कहा जाता है? जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होता है। संयोजन अभिक्रिया नहीं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हाँ, विस्थापन नहीं, ऊष्माशोषी नहीं। इसका सही आंसर आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगा। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में उत्पादों के साथ ऊष्मा निकलती है ना, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा? निम्नलिखित में से कौन एक बीज जनित रोग नहीं है? रेड रॉट ऑफ शुगर केन, शीत रॉट ऑफ राइस, पोटैटो मोनेज आलू का क्रीमी रोग या मॉल्टिंग ऑफ व्हीट? बताना है कौन सा आपका बीज जनित रोग नहीं है। इसका सही आंसर आपका पोटैटो मोनेज आलू का क्रीमी रोग हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा सही आंसर होगा। ये आपका बीज जनित रोग नहीं है, यह विषाणु से होने वाली बीमारी है जो आलू के पौधे को क्या करती है? प्रभावित करती है। 2 क्वेश्चन और है। चलिए, निम्नलिखित गैसों में से किसका ऊष्मीयमान उच्चतम है? हाइड्रोजन का, रसोई गैस का, प्राकृतिक गैस का, मीथेन का? इसका सही आंसर आपका हाइड्रोजन हो जाएगा। कौन से गैसों का ऊष्मीयमान उच्चतम है? तो हाइड्रोजन हो जाएगा जी। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए, कौन सी ग्रंथि केवल यौनारंभ तक सक्रिय रहती है? पिनियल, हाइपोथैलेमस, थाइमस या प्यूसिका? इसका सही आंसर आपका थाइमस हो जाएगा। थाइमस ग्रंथि केवल यौनारंभ तक सक्रिय होती है, एक्टिव रहती है। थाइमस ग्रंथि को क्या बोला जाता है? थाइमस ग्रंथि को आपका हमारे अंतःस्रावी तंत्र में सबसे बड़ी ग्रंथि के नाम से जानते हैं। किसको? थाइमस को। सॉरी, एक सेकंड जी, थाइमस ग्रंथि, थाइमस है ना, थाइमस को क्या बोला जाता है आपका? इसको इम्यून सिस्टम का किंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इम्यून सिस्टम का किंग कहा जाता है, ठीक है। थायराइड सबसे बड़ी ग्रंथि है, अंतःस्रावी तंत्र की सबसे बड़ी ग्रंथि थायराइड है, लेकिन थाइमस ग्रंथि को ना क्या बोलते हैं? आपका प्रतिरक्षा तंत्र का किंग कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। चलिए फिर आगे का नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करेगा। चूँकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं और गर्मी भी बहुत है, मैं रात को कर रहा हूँ, अभी 12:30 हो रहा है, तो इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी भी एक्सप्लेन किया हूँ जी, है ना। वीडियो पसंद आया होगा तो इसको लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा और बिल्कुल ही लाइक किया करो वीडियो अगर पसंद आता है तो, इससे मोटिवेशन बना रहता है। एक्चुअली मैं भी अपना खुद काम में जाता हूँ, रात में मुझे समय मिलता है तो आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो लाइक और कमेंट किया करिए ताकि मोटिवेशन मेरा बना रहे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।